विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के विक्टर्स टैंक स्टूडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। पूरे देश से चुनिंदा 10 वैसी खबरें जो बिल्कुल अलग अंदाज में आपको हम बताने जा रहे हैं। यह एक नया प्रयोग है जो सीधा है, सरल है, आम भाषा में है, पूरी जानकारी के साथ है और पूरी तरह अपडेट है। मतलब ये कि देश दुनिया की खबरों को रात के 10 बजे सबसे अलग अंदाज में जानने का, समझने का एक बढ़िया मौका आपके पास है। तो आइए आज से शुरू कर रहे हैं दमदार 10। लेकिन सबसे पहले पहली खबर की तरफ सीधे रुख करते हैं। चलिए, कांवड़ मसले को लेकर दो तरह के अभियान चल रहे हैं। एक तरफ सनातनी ढाबों पर जाकर ढाबा मालिकों की सच्चाई जानी जा रही है और दूसरी तरफ सपा के नेता सनातनी सेना को आतंकी बता रहे हैं। पहलगाम हमले वाले आतंकियों की तुलना उन लोगों से कर रहे हैं जो कांवड़ यात्रा को शुद्ध और पवित्र रखना चाहते हैं। देखिएगा। कांवड़ मार्ग पर धर्म छुपाया, मुस्लिम होकर हिंदू बताया, सनातनी को कहा आतंकी जैसे। पहचान पूछना आतंकवाद कैसे। पश्चिम यूपी के कांवड़ रूट पर कई ढाबे पकड़े गए जो नाम बदलकर अपनी दुकान चला रहे थे। अब सनातनियों के अभियान पर ही सपा नेता एसटी हसन ने विरोध अभियान चला रखा है। अब सनातनियों के अभियान पर सपा नेता एसटी हसन विरोध के बिगुल फूंक रहे हैं, सनातन के प्रहरियों को आतंकी बता रहे हैं। कि किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हसन के समर्थन में कूदे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सनातनियों से पूछ डाला, कौन होते हो पहचान पूछने वाले? एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? इधर बीजेपी ने एसटी हसन और ओवैसी के बयानों को मुस्लिम वोट बैंक को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए बेवकूफ बनाने की राजनीति करार दिया। इनके राजनीति में अभी एक ही फैक्टर रहा है और वो है कि किसी तरह से मुस्लिम समुदाय को भड़का के, डरा के उनके वोट्स ले। वहाँ पर भी लोग जानना शुरू कर चुके हैं कि ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी। वोट की राजनीति में कुछ भी करेगा और कुछ भी कहेगा का सिद्धांत हावी है। ये विरोध कोई नया नहीं है। पिछले साल भी योगी सरकार ने दुकान मालिकों को नाम चस्पा करने की हिदायत दी थी, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए खोखले बयानबाजी अपने दौर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, दमदार 10 की दूसरी रिपोर्ट देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। बाबा बागेश्वर ने बिना नाम लिए उन सभी सवालबाजों को जवाब दे दिया जो सवाल खड़े कर रहे हैं। और तो और इटावा के नीले ड्रम को खुद से ज्यादा फेमस बता दिया। कहा कि हम नहीं, इटावा वाला जो ब्लू ड्रम था वो ज्यादा फेमस था। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने अपने जन्मदिन पर कुछ बड़ा ऐलान करने की भी भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन अपने जन्मदिन पर तारीख होगी 4। देखिए। बाबा बागेश्वर ने पहले दरबार लगाया, फिर जहर घोलने वालों को सबक सिखाया, खुद
से ज्यादा इटावा ड्रम को फेमस बताया। बाबा की वाणी 4 जुलाई को करेंगे भविष्यवाणी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहले जातिवाद का जहर घोलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेताओं को जमकर नसीहत दी। फिर कथा में अखिलेश पर तंज भी कसते नजर आए, वो भी बिना नाम लेकर। नीले ड्राम से ज्यादा इटावा फेमस हो गया है। धन्य इटावा, न लेना न देना, ये इटावा में हम जरूर पिस रहे। गरीब की लुगाई पूरे गांव की भौजाई बनाए। बहुत बुरी हालत है भैया। ये कौन है? तुम्हारी घरवाली पत्नी है कि लुगाई है? वाइफ है, पत्नी है, लुगाई है, घरवाली है, कौन है? पत्नी है, वाइफ तो नहीं है। अखिलेश पर पलटवार करने के बाद बाबा बागेश्वर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर बिहार से लेकर बंगाल तक हड़कंप मच गया। बाबा बागेश्वर 4 जुलाई को बड़ी घोषणा करेंगे। 4 जुलाई को बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है। बागेश्वर ने बिहार और बंगाल जाने की घोषणा कर दी है। तो हम पश्चिम बंगाल में भी डेरा डालने वाले हैं। वहाँ बहुत ज्यादा कन्वर्जन होता है, वहाँ भी ठटरी बांधने वाले हैं। तुम टेंशन ना लो, हमारे बंगाल भी जहाँ जहाँ हिंदू होगा वहाँ हम होंगे। हिंदुओं को जगाने का प्रण लिए बागेश्वर एकता का संदेश लेकर बंगाल और बिहार जाएंगे। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, जहां तेजस्वी कांग्रेस पर पहले से ही मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी पर भी मुस्लिमों के हितैषी होने के आरोप लगते हैं। तो क्या अब अखिलेश यादव के निशाने पर आए बागेश्वर ममता और तेजस्वी के निशाने पर आ जाएंगे? भारत हिंदू राष्ट्र की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर उत्तर प्रदेश के संभल में मुहर्रम जुलूस को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। तजिया की ऊंचाई से लेकर ढोल ताशों की आवाज के लिए भी निर्देश जारी कर दिया गया और साथ ही ये भी हिदायत दी गई, दूसरे धर्म के पूजा स्थलों से गुजरते समय निर्देशों का विशेष ख्याल रखा जाए। यूपी के संभल में मुहर्रम के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। संभल की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन सख्ती बरत रहा है। हम कोई टीका टिप्पणी कोई ऐसे आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएंगे। उपद्रवी किसी भी सूरत में संभल का माहौल खराब न कर पाए, इसे लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। संभल में ताजिया 10 फीट से ऊंचे नहीं होंगे। परंपरागत मार्गों से ही निकाला जाएगा जुलूस। नाबालिग बच्चों पर ताजिया उठाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस का ढोल को लेकर भी सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। दूसरे संप्रदाय के पूजा स्थलों के सामने तेज आवाज में ढोल नहीं बजाने का निर्देश है। तो गम के त्योहार में ढोल का जो एक परंपरा है उसके अनुसार ही बजेंगे। बेवजह किसी दूसरे समुदाय के घर के आगे या किसी दूसरे समुदाय के पूजा गृह के आगे जबरदस्ती ढोल नहीं बजाए जाएंगे, जिससे किसी दूसरे समुदाय को आपत्ति हो। दरअसल ऊंचा ताजिया बिजली के तारों से टकराता है और इसकी वजह से बच्चे करंट की चपेट में आते हैं। यही कारण है कि प्रशासन सख्ती बरत रहा है। वहीं जुलूस के दौरान तेज आवाज में ढोल ताशा बजाने पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि मुहर्रम शोक का त्योहार है। ढोल ताशा परंपरा के अनुसार ही बजाए जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जयपुर के महारानी कॉलेज कैंपस में 3 मजार की खबर वायरल हो गई। हिंदूवादी संगठन ने इसका विरोध शुरू किया तो पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन से पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि पता नहीं चल पाया है कि कब से और किसने यहां मजारें बनवाई हैं। देखिएगा। महारानी कॉलेज कैंपस में 3 मजार। मजार को लेकर अब आर पार। मजार के पीछे क्या है षड्यंत्र? सच्चाई तलाशने में लगा है तंत्र। जयपुर के महारानी कॉलेज कैंपस में 3 मजार पर अब घमासान छुड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद से धरोहर बचाओ समिति विरोध जता रहा है। ये लैंड जिहाद का मामला है। लैंड जिहाद का करके यहाँ पे जो है इस जमीन को महारानी कॉलेज की प्रॉपर्टी को वक्फ में शामिल करना चाहते हैं ये लोग, और यहाँ से जो है लव जिहाद का केंद्र बनाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर के महारानी कॉलेज कैंपस में 3 मजार हैं। षड्यंत्र के तहत मजार बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। रोजाना लोग यहाँ आकर जियारत करते हैं। मजार पर चादर और फूल चढ़ाते हैं। जियारत करने वाले लोग पिछले दरवाजे से आते हैं। डिग्गी हाउस की तरफ एक छोटा सा गेट भी है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, आनन फानन में टीम पहुंची और कॉलेज प्रशासन से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि अभी कॉलेज प्रबंधन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। प्राचार्य भी मजार को लेकर कुछ खास नहीं बता पा रही। तो अभी 6 महीने ही हुए मुझे आए हुए,
और ये मज़ारें आज की नहीं है या कल की नहीं है, ये 10-15 साल से हैं। आगे हम चिट्ठी भेज देंगे, जो भी एक्शन आगे से बोलेंगी, हम भी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। मामला जांच के दायरे में है। कब से और कैसे कॉलेज परिसर में बाजार है, ये अब पुलिस की जांच में पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर दिल्ली में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां नाम बदलकर एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हालांकि आरोपी रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता जिंदगी और मौत के मुहाने पर है। दिल्ली में रहने वाला रेहान हाथ में कलावा बांधकर घूमता है, हिंदू लड़कियों को प्यार के फरेब में फंसाता है, उसके जिस्म से खेलता है और जब मन भर जाता है तो उन्हें जिंदगी और मौत के मुहाने पर छोड़ देता है। रेहान के जाल में फंसी एक हिंदू लड़की अब अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रही है। रेहान ने 19 साल की हिंदू लड़की से पहले प्यार का नाटक किया, करीब 7 साल तक शारीरिक और मानसिक शोषण किया, युवती के साथ अश्लील वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करता रहा। युवक ने युवती का 2 बार गर्भपात भी करवाया, लेकिन बाद में शादी से मुकर गया। इससे आहत होकर पीड़िता ने एसिड पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पीड़िता अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आरोपी को लेकर पीड़िता की मां ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। रेहान 8 साल तक झूठ बोलकर पीड़िता के साथ गलत काम करता रहा, उसका शोषण करता रहा। ये हिंदू ही लड़की को ही टारगेट करता था, क्योंकि इससे पहले एक बबीता नाम की लड़की थी, उसे टारगेट किया था। शादी का झूठा वादा करता रहा और उसके साथ कई बार रेप किया है और 2 बार तो उसने उसके अबॉर्शन भी करा दिए। उसके घर वालों की तरफ से मेरे को पैसे के ऑफर आए 4 लाख रुपए, और उसके 3-4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी की क्या कीमत है। तो मैंने कहा मेरी बेटी की कोई कीमत नहीं है। तो उन्होंने कहा 5 से 10 लाख रुपए ले लो और केस को रफा दफा कर दो। दिल्ली पुलिस ने पहचान छिपाकर शोषण करने वाले रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पीड़िता का मोबाइल भी सौंप दिया है। सबूतों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकाल बाहर करने की सभी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मामला तब गहरा गया जब 45 दिन पहले डिपोर्ट किए गए एक घुसपैठिए ने फिर से भारत में एंट्री मार दी और फिर उसे पकड़ा गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि सभी IMA ऐप के जरिए सीमा पार कर अपनों के संपर्क में थे, यानी कि मोबाइल में उनका ऐप हथियार की तरह काम कर रहा था। अवैध बांग्लादेशियों के मोबाइल में हथियार, मोबाइल में छुपा रखा था IMO ऐप। डिपोर्ट के बाद भी कैसे लौटा घुसपैठिया। अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुहान खान नाम का ट्रांसजेंडर फिर दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिर से इसलिए कि करीब 45 दिन पहले अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में सुहान को बांग्लादेश रिपोर्ट किया गया था। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग से उसके साथ 6 और घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अभी तक 180 के करीब इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को हम रिपोर्ट करवा चुके हैं। ये जो फोन का इस्तेमाल करते हैं उसमें कम्युनिकेशन के लिए IMO ऐप का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये ऐप 2023 में भारत सरकार ने इसको इंडिया में इस्तेमाल के लिए बैन कर दिया गया था। पकड़े गए घुसपैठियों के मोबाइल फोन में प्रतिबंधित ऐप IMO मिला। घुसपैठिए घंटों कॉलिंग और वीडियो कॉल के जरिए सीमा पार बात कर रहे थे। IMO ऐप से ट्रैकिंग करनी बेहद मुश्किल होती है और ऐप के जरिए खुफिया जानकारी भेजे जाने का भी शक गहरा गया है। 2023 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस ऐप को बैन किया था। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार ने इस ऐप को बैन कर दिया है तो आखिर प्ले स्टोर पर अब तक कैसे उपलब्ध है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही दिल्ली पुलिस इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटवाने के लिए गूगल को पत्र लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए देश का अगला कोना खबरों के लिहाज से मध्य प्रदेश, जहां ग्वालियर की एक सड़क 16 दिन के अंदर 8 बार धंस चुकी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह सड़क केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के सामने से गुजरती है। मतलब यह कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो सड़क और विभाग को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से कोई नहीं रोक सकता।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर की चेतकपुरी रोड देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है महज 16 दिन के अंदर सड़क अब तक 8 बार धंस चुकी है। यह सड़क केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जय विलास के सामने से होकर गुजरती है। महल से कुछ ही दूरी पर सड़क बार बार धंस रही है। नगर निगम रोड के गड्ढों को गिट्टी से भरवा कर लीपापोती करने का काम कर रहा है, लेकिन हर दूसरे दिन सड़क धंसने से नगर निगम की चतुराई काम नहीं आ रही है। चेतकपुरी रोड पर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लाइन डाली गई थी। 14 करोड़ रुपए की लागत इस पर आई थी। इसके बाद 4 करोड़ रुपए खर्च करके इसके ऊपर सड़क निर्माण कराया गया था। तकरीबन 16 दिन पहले सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद से ही यह सड़क जगह जगह से धंसना शुरू हो गई। सड़क ऐसी धंसी की गहरी सुरंग बन गई। इन सुरंगों में पूरी तरह कार भी समा सकती है। जैसे ही शहर में बारिश होती है, सड़क का कोई ना कोई हिस्सा गड्ढे में तब्दील हो जाता है और भ्रष्टाचार की पोल खोल देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 8 बार पोल खुलने के बाद भी प्रशासन बेशर्मी की चादर ओढ़े बैठा है, क्योंकि भैया पैसा तो जनता का लगा है, हमारा क्या जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कैमरा अच्छी चीज है और यही वो माध्यम है जिससे आप हमें देख रहे हैं और खबरों को जान पा रहे हैं। लेकिन कैमरा अगर गलत समय पर ऑन हो गया तो गुजरात हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान जो हुआ वही होगा। हुआ क्या कि एक सीनियर एडवोकेट बियर पीते वायरल हो गए। जज साहब हैरान रह गए, हक्के बक्के रह गए। फिलहाल वकील साहब के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू कर दिया गया है। बियर पीने की मस्ती में कैमरा ऑन रह गया और वकील साहब के साथ हो गया कांड। गुजरात हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक सीनियर एडवोकेट का बेफिक्र अंदाज में बियर पीते वीडियो वायरल हो गया। वीडियो 26 जून का बताया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट भास्कर तन्ना जस्टिस संदीप भट्ट के सामने मग से बियर पीते दिख रहे हैं। एडवोकेट फोन पर किसी से बात भी करते नजर आए। यह सब लाइव कोर्ट में चल रहा था और जजों ने इसे देख लिया। कोविड के बाद से कोर्ट की कई सुनवाइयां ऑनलाइन हो रही हैं। वकील और जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की सुनवाई करते हैं। ऐसे में भास्कर तन्ना भी कोर्ट की कार्यवाही में शामिल थे, लेकिन बियर पीने की धुन में शायद पता नहीं चला कि कैमरा ऑन रह गया। लाइव सुनवाई में बियर पीना उन पर भारी पड़ गया। जजों ने इसे कोर्ट की गरिमा के खिलाफ माना। गुजरात हाईकोर्ट ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आपको लिए चलते हैं वाराणसी। नाले के पानी को लेकर बात बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ गई कि गालियों से बात गोलियों तक पहुंच गई। दारोगा के बेटे ने तैश में आकर राइफल निकाल ली। दारोगा, उसकी पत्नी, बेटों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वाराणसी में नाली के पानी को लेकर बवाल। दारोगा के बेटे का राइफल वाला ताव। गंदा पानी मकान में जाने से रोकने पर दारोगा सुरेश सिंह यादव का बेटा प्रकाश तैश में आ गया। पड़ोसी के सीने पर राइफल तान दी, पूरे परिवार को गोली मारने की धमकी देने लगा। वाराणसी के नखी घाट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नाले के गंदे पानी को लेकर दो पड़ोसी परिवारों के बीच मामूली कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया। देखते ही देखते बात गाली गलौज और हाथापाई तक आ पहुंची। दोनों पक्षों के बीच गंदे पानी पर कहासुनी हुई। युवक महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। युवक दूसरे पक्ष पर गुस्से से लाल होकर राइफल तान देता है। बीच बचाव करते हुए गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। खैर, पैसे और पावर की सनक में कानून को हाथ में लेने वाले दारोगा के बेटे प्रकाश यादव, उसके भाई शशिकांत और मां के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस राइफल का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आपके लिए बड़ी खबर, सावधान, आपकी जेब कटने वाली है।
कैसे कटने वाली है? केंद्र सरकार ने मंगलवार को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस जारी कर दिए और इसके तहत ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव जैसी कैब कंपनियों को पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना वसूलने की अनुमति दे दी गई है। मान लीजिए कि एक कैब का बेस किराया 100 रुपए प्रति 5 किलोमीटर है। नए नियमों के तहत पीक आवर्स में कंपनी 200 रुपए तक वसूली कर सकती है और पीक आवर्स का मतलब जब सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा होता है तब कैब की मांग बढ़ती है या मौसम खराब होने की वजह से लोग ज्यादा कैब बुक करते हैं। जब मांग कम होती है तो बेस किराया कम लगता है, 50% किराया देना होगा अगर ऐसा होता है तो। चलिए, तो मैं आपको बताऊं कि आज जो दमदार 10 आपने देखा कैसा रहा, इसके लिए जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जो कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन कल फिर इसी वक्त जरूर मिलेंगे देश की चुनिंदा 10 खबरों के साथ। शुक्रिया। को प्रेजेंटिंग बाय MDH, सब्जी का बना स्वाद निराला जब डाला MDH गरम मसाला। को पावर्ड बाय कैप्री लोन्स, फर्ज निभाते हैं। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी?